जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आपका आज का पहला टॉपिक है चक्रवात बिपरजॉय। याद रखिएगा, ये चक्रवात बिपरजॉय हाल ही में अरब सागर को लेकर खतरा बना हुआ है और इसके कारण भारत का जो पश्चिमी तट है उसके भी प्रभावित होने के आसार हैं। ये भारत है, अगर यहाँ देखें पश्चिम में तो अरब सागर है और पूरब में जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी में है। तो ये बंगाल की खाड़ी पूरब में है, ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ पर आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला ये सारे स्टेट्स पीछे मिलते हैं। तो अगर अरब सागर में ये बिपरजॉय चक्रवात आता है तो इसके प्रभाव से पूरा ये पश्चिमी जो एरिया है ये प्रभावित होगा। और मौसम विभाग जो है भारत का, उसने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की, ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग जो है ये प्राचीन संस्था के तौर पर है जो जनवरी, कौन सी जनवरी, 15 जनवरी 1875 को स्थापित किया था अंग्रेजों के समय में, और इसका मुख्यालय मौसम भवन दिल्ली में है। याद रखिएगा, तो ये जो संस्थान है इसने हाल ही में एक इमरजेंसी लागू करने की बात की और लोगों को सतर्क किया कि भाई देखो ये जो चक्रवात आने वाला है अरब सागर में बिपरजॉय, इसकी स्पीड लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने की कहीं ना कहीं संभावना है। ऐसी स्थिति में ये एक विकराल रूप धारण करने वाला है, तो इससे अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं भारत की जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो भी अलर्ट पर आ गई, यहाँ की सरकारें भी अलर्ट पर आ गई हैं। अब यहाँ समझते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय जो है ये किस प्रकार का चक्रवात है। अब किस प्रकार का चक्रवात है वो जानने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि चक्रवात क्या है। तो हम लोग यहाँ पर चक्रवात को भी समझेंगे। पहले देखें कि बिपरजॉय जो है इसका शब्द का अर्थ हम देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है विपत्ति या विनाश। और ये शब्द इस चक्रवात को जो नाम दिया है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। इसी लेक्चर में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि चक्रवातों के नामकरण कैसे होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो वो देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि चक्रवात होता क्या है और किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया और किस प्रकार की इनकी मैकेनिज्म होता है, इसकी क्रियाविधि होती है। तो यहाँ शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले दो तथ्यों को जानिए दोस्तों। चक्रवात की इस व्यवस्था में ताप का और दाब का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। और ताप और दाब के संदर्भ में आप एक चीज जानिएगा कि एक जगह पर आपको या तो टेम्परेचर जो होगा वो हाई देखने को मिलेगा या टेम्परेचर जो होगा वो लो देखने को मिलता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है ना दोस्तों, वहां पर जो प्रेशर होता है वो लो होता है। तो याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर इक्वल्स टू लो प्रेशर, और जहां पर टेम्परेचर लो होता है वहां पर प्रेशर हाई होता है। तो लो टेम्परेचर इक्वल्स टू प्रेशर हाई, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझिएगा कि जो वायु का प्रवाह होता है, हवा का जो प्रवाह होता है हमेशा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ होता है। तो निम्न दाब, हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, उच्च दाब, और लो प्रेशर, प्रेशर लो है मतलब क्या हो गया, निम्न दाब। अब यहां पर ये समझिए कि प्रवाह की तरफ होगा हवा का उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो यहां पर ये क्या होगा, हवा का गतिशील स्वरूप होगा, और ये गतिशील स्वरूप जो होता है दोस्तों इसी को आप क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ठीक है। आप पवन पुत्र बोलते हैं, वायु पुत्र बोलते हैं। पवन पुत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि गतिशील थे हनुमान जी। हनुमान जी स्थिर नहीं थे, यहां से वहां हनुमान जी बचपन में जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं पवन पुत्र हनुमान इसलिए कहते भी हैं आप। तो पवन पुत्र हैं मतलब गतिशील पवन बताती है। अब यहां पर ये तो आपको समझ में आ गया कि पवन क्या है, हवा क्या है। अब देखिए दूसरी तरफ हम जाते हैं कि धरती पर जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ऊंचाई की तरफ अगर आप जाएंगे तो ताप में बदलाव होता है प्लस दाब में भी बदलाव होता है, ठीक है। ताप और दाब में क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बदलाव देखने को मिलता है। यहां पर ताप ऊपर जाने के क्रम में 165 मीटर अगर आप जाते हैं ऊपर, तो तापमान जो होता है वो -1 डिग्री हो जाता है,
ठीक है, और दाब भी कम होता है क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों अंतर आप समझिएगा, ठीक है, कि ऊपर जाने के क्रम में तापमान जो होता है वो घटता है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री प्रारंभ में, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। अब देखिए, जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो चक्रवात का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो इसमें हवा जो होती है, पवन जो है, उसका चक्रीय प्रवाह होता है। तो ये चक्रीय प्रवाह को ही आप क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों किसका, कॉरियोलिस बल का। जो कॉरियोलिस बल है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कॉरियोलिस बल जो है कॉरियोलिस महोदय के द्वारा 1844 में बताया गया था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमती है तो एक बल जनरेट होता है जिसे इन्होंने बताया था, तो उसे कॉरियोलिस बल कहा गया। और उन्होंने कहा कि इस बल के प्रभाव में पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की तरफ लगातार घूमने के प्रभाव से जो बल बनता है कॉरियोलिस बल, उसके कारण हवा जो सीधे जानी चाहिए वो सीधे ना जाकर अपने मार्ग में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, या फिर डाइवर्ट हो जाती है, या फिर मुड़ जाती है। तो हवा सीधी नहीं जाती, मुड़ जाती है। अब समझिए कि ये जो मुड़ाव हो रहा है, ये मुड़ाव दोनों गोलार्धों में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, इस पर ये 0 डिग्री जिसको आप बोलते हैं क्या है, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा पर अगर देखा जाए तो यहां से ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा हो गया साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवन के मुड़ने की दिशा अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ती है हवा। ये याद रखिएगा, उत्तर में दाएं तरफ राइट हैंड साइड और दक्षिण में बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड हवा मुड़ती है, जिसके हिसाब से चक्रवात की दिशा भी तय होती है, हवा के घूमने की दिशा भी तय होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हवा मुड़ती क्यों है, कॉरियोलिस बल के कारण। हवा चलती क्यों है, तापमान और दाब के अंतर के कारण, और तापमान और दाब में अंतर होता है सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के किरणों के कारण। ठीक है, अब हम चक्रवात के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए कि एक केंद्र बनता है, इसको आप बोलते हैं दोस्तों क्या, हाई टेम्परेचर का जोन। और जो हाई टेम्परेचर होगा वो आप जानते हैं कि लो प्रेशर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। अब सोचिए कि हाई टेम्परेचर का जोन है और लो प्रेशर बन गया, इसका मतलब यहां पर हवा की जरूरत है। हवा गर्म होकर ऊपर चली गई तो अर्थ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो इस वजह से यहां पर इसके चारों तरफ का जो जोन होगा, जहां पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत यहां की तुलना में क्या है, कम है, यहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा, यहां की तुलना में कम होगा। यहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा, यहां की तुलना में कम होगा। यहां पर भी क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। तो इस क्षेत्र से यहां की तरफ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर तापमान कम होता है वहां पर प्रेशर हाई होता है। यहां पर भी प्रेशर हाई होगा, यहां पर भी प्रेशर हाई होगा, और यहां पर भी प्रेशर हाई होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, थोड़ी देर पहले यहां देखा था, रिवाइंड करके देख लेना वापस। तो जैसे हवा यहां बढ़ेगी तो बढ़ने के क्रम में क्या करेगी, मार्ग से विक्षेपित होगी, कॉरियोलिस बल याद कर लीजिए। और जब विक्षेपित होगी तो वो क्या करेगी, चक्रीय प्रवाह करने लगेगी। तो चारों तरफ से हवा क्या करती है, चक्रीय प्रवाह करते हुए यहां बढ़ती है। अब हवा की प्रवृत्ति क्या है, वो केंद्र में जाना चाहती है। कहां जाना चाहती है, केंद्र में जाना चाहती है, क्योंकि इमरजेंसी यहां पर है ना, तापमान ज्यादा है, हवा गर्म होकर ऊपर चलेगी तो यहां पर जरूरत है हवा की। तो सोचिए यहां पर आकर इस खाली क्षेत्र को हवा भरना चाहती है, लेकिन यहां पर भरने से पहले हवा क्या करती है, गर्म हो जाती है। और गर्म हो जाती है तो वो गर्म होकर ऊपर चक्रीय प्रवाह करके उठने लगती है, और जब वो गर्म होकर ऊपर घूमती ऊपर उठती है तो ये कंप्लीट साइक्लोनिक अवस्था बन जाती है। अब यहाँ एक और चित्र में देखो गर्म होकर कैसे उठती है। हमने क्या बोला था, ये हाई टेम्परेचर का और लो प्रेशर का जोन था। अब चारों तरफ से हवा चक्रीय प्रवाह करते हुए इस केंद्र की तरफ आई थी, ऐसे ऐसे करके। यहां पर जैसे पहुंचेगी तो गर्म होकर हवा क्या करेगी, ऐसे घूमते ही ऊपर बढ़ जाती है। तो ये पूरा क्या होता है, एक साइक्लोनिक परिस्थिति बन जाती है, जो कहीं ना कहीं हवा के प्रवाह में कॉरियोलिस बल के कारण चक्रीय गति जो उत्पन्न हुई उसके कारण होता है, और ये पूरा चक्रवात बन जाता है जो कि बन रहा है। और ये किस प्रकार का चक्रवात होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा उष्ण चक्रवात होता है। अगर ये उष्ण चक्रवात है इसका मतलब कोई और चक्रवात भी होता होगा। तो याद रखिएगा जो चक्रवात होते हैं ना, इसको हम दो प्रकार से देखते हैं।
एक चक्रवात जो होता है दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो निम्न अक्षांशों पर मिलता है। निम्न अक्षांशों का मतलब समझ लीजिए, ये 0 डिग्री होता है, जो ध्रुव होते हैं उस पे कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्म क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्रों में जो चक्रवात बनते हैं उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और इस जोन में यहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में जो चक्रवात बनते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। तो चक्रवातों के कितने प्रकार है, उष्ण चक्रवात होता है और शीतोष्ण चक्रवात होता है। शीतोष्ण चक्रवात कहां बनता है दोस्तों, जमीन पर बनता है, और उष्ण चक्रवात कहां बनता है दोस्तों, जल में बनता है। और अगर हम भयानक की बात करें तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला होता है और ये कम नुकसान करने वाला होता है अपेक्षाकृत, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। और अब जब हम बात करते हैं बिपरजॉय की, जो अरब सागर में आने वाला चक्रवात है, तो ये चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्यों, क्योंकि भारत का ये जो क्षेत्र है अरब सागर का, ये उष्णकटिबंध में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चक्रवात है जिसमें मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से हवा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की बात कही गई थी, तो ये याद रखा, ठीक है। और बिपरजॉय शब्द का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था बिपरजॉय का मतलब कि विपत्ति या विनाश। नाम किसने दिया, बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर चक्रवातों के नामकरण की भी बात कर लेते हैं। तो समझिए कि चक्रवातों के नाम की जो व्यवस्था है वो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में ज्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ पर चक्रवातों के नामकरण की जो व्यवस्था है वो 2004 से चालू की गई है। वैश्विक स्तर पर जो विश्व का मौसम विभाग है उसके तहत पहले से चक्रवातों का नामकरण अलग अलग आधार पर होता रहा, लेकिन इसी संस्था के द्वारा भारत में चक्रवातों के नामकरण के प्रारंभ के लिए एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल के तहत 2004 से इसका नामकरण किया जा रहा है, और पहली बार इसको लेकर हम याद रखें तो 8 देश थे। कितने देश थे, 8 देश थे, और 8 देशों में हर देश ने 8-8 नाम दिए। तो प्रारंभ में टोटल 64 नाम दिए गए थे 8 देशों के द्वारा। अभी हम देखेंगे कौन कौन से 8 देश थे। तो 8 देश पहले इस पैनल में थे और 8 देशों ने 8-8 नाम दिए, टोटल 64 नाम दिए, जिसमें पहला नाम किसी चक्रवात को दिया था निसर्ग, और अंतिम नाम था अम्फान। अम्फान चक्रवात बड़ा भयानक चक्रवात था। जब आप लॉकडाउन में घर पर बैठे थे ना 20 में, तब ये चक्रवात आया था, याद रखिएगा। तो ये प्रारंभिक चक्रवातों के नाम थे, ठीक है। और चक्रवातों के जो नामकरण होते हैं वो देशों के लेटर्स के हिसाब से होते हैं। जो देश होते हैं उनके नाम के जो लेटर्स है ना, उनके हिसाब से चक्रवातों का नामकरण होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक और बात देखें दोस्तों, तो याद रखिए थोड़ा सा क्या है, वीडियो देखने जाना पड़ता है ना, क्योंकि अकेला होता हूं मैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बंद हो जाए और मैं बोलता रह जाऊं, आप लोग सुन ना पाएंगे, है कि नहीं। तो मेहनत थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसलिए जाना पड़ता है, इसको लेकर डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो क्या बोला मैंने कि नामकरण। अगर हम नामकरण की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा चक्रवातों का नाम कब से रखा गया, 2004 से पैनल बनाया गया। पैनल का नाम क्या था, तो मौसम विभाग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत में। तो ये पूरा एक पैनल बनाया गया। ये पैनल था ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। पैनल का नाम क्या है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये पैनल के द्वारा 2004 से ही नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है। इस पैनल में पहले 8 देश थे, अब कितने देश हैं, वर्तमान में 13 देश हैं। और 13 देश जो है इसमें कौन कौन है दोस्तों, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। इसके अलावा मालदीव के बाद हम बात करें ओमान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब, यूएई और यमन है। ये बाद के जो 5 है ना, ये बाद में जोड़े गए। पहले प्रारंभ के 8 देश हुआ करते थे थाईलैंड तक, बाद के देश बाद में जोड़े गए हैं। कितने देश हैं, तो टोटल 13 देश हैं। और हाल ही में जब अम्फान चक्रवात आखिरी चक्रवात था, उसके बाद दोबारा से 13 देशों ने चक्रवातों के नाम दिए। ये लिस्ट पहले ही निकाल देते हैं, और जिस देश का नाम जब आता है ना, तो लेटर के हिसाब से क्या करते हैं, वो नाम लागू कर देते हैं, है ना, लेटर के आधार पर चलते हैं, ठीक है। जैसे बी है भारत का, बांग्लादेश का बी है, तो ऐसे इनके बी सी डी ऐसे करके नाम लेते हैं। जिस देश का लेटर आएगा एबीसीडी में, उसका नाम चक्रवातों को दिया जाता है। तो 13 देशों ने टोटल 169 नाम दिए हैं, पहले से लिस्ट तैयार है। जैसे जैसे जिस देश का नंबर आएगा उसको चक्रवात का नामकरण का श्रेय दिया जाएगा। जैसे अभी बांग्लादेश ने दिया है, तो अब दूसरे का आ जाएगा जिसका भी एबीसीडी में नंबर आने वाला होगा, ठीक है। तो ये चक्रवातों का नामकरण होता है। चक्रवातों का नाम के पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं चक्रवात की प्रभाविता, चक्रवात के कहीं ना कहीं विनाशक स्थिति आदि को भी देखा जाता है। उसी के तहत विभिन्न देश इसको लेकर नाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे हो गए। तो याद रखिएगा सूरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है और सूरीनाम को भारतीय क्षेत्र से दूर एक दूसरे भारत के तौर पर देखा जाता है। हाल ही में इस देश के साथ भारत में जो बोल सकते हैं कि जो लोग हैं, जो भारत के लोग वहां रह रहे हैं, इसके 150 साल पूरे हुए और इस अवसर पर कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रपति और जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, बातचीत हुई है। ये इसलिए कहीं ना कहीं 150 साल की वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, अब यहां समझना है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने 150वीं वर्षगांठ तो मना ली, लेकिन समझेंगे इसके पहले के आधार क्या है। तो याद रखिए सूरीनाम, मैंने क्या कहा, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दूसरे भारत बोल सकते हैं, भारत की भूमि से दूसरा भारत वहां पर दिखाई पड़ता है। पहली बार यहां पर 1873 में लल्ला रुख नाम के जहाज के माध्यम से लोग गए थे और विशेष तौर पर यूपी और जो बिहार का क्षेत्र है यहां से लोग गए थे। ये वो समय था जब डच और ब्रिटेन की कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत मजदूर के रूप में यहां से लोग लेकर गए थे और 1873 में सूरीनाम में बसा दिए गए थे। ठीक है, और ये लोग तब से अभी तक वहां रह रहे हैं, वहां पर भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत को संजोए हुए हैं। ठीक है, कहां पर, सूरीनाम में। ठीक, तो इस पूरी व्यवस्था को 150 साल हो गए हैं, इसकी वर्षगांठ दोनों देशों के राष्ट्रपति ने मनाई है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां पर सूरीनाम है, सूरीनाम के पीछे जाएंगे तो गुयाना है, दक्षिण में जाएंगे तो ब्राजील है और पूर्व में जाएंगे तो फ्रेंच गुयाना है। इस प्रकार से ये सूरीनाम स्थित है। सूरीनाम की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर परामारिबो जो है वो इसकी राजधानी है और अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो यहां पर सूरीनाम का जो डॉलर है वो मुद्रा चलती है। सूरीनाम जो है दोस्तों एक प्रकार का संवैधानिक लोकतंत्र है, याद रखिएगा यहाँ पर संवैधानिक लोकतंत्र है। और बड़ी बात यह है कि 37% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है वो भारतीय है, याद रखिएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत से दूर एक दूसरा भारत है सूरीनाम। 37% यहाँ पर भारतीय हैं और इन 37% में लगभग 27.2% लोग यहाँ पर हिंदू धर्म को मानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के आसपास है। अब सोचिए कि 5 लाख के आसपास की इस पॉपुलेशन में 37% भारतीय है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये सूरीनाम की व्यवस्था रही, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सूरीनाम कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के तहत ही एक बड़ा बोल सकते हैं कि आधार है। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, दोनों ने 150वीं वर्षगांठ मनाई है। अब इंपॉर्टेंट 150वीं वर्षगांठ ये रही कि जो ओसीआई कार्ड होते हैं भारत के, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा एनआरआई लोगों के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कार्ड का नाम है। ये कार्ड जो है वो भारत सरकार जो है गृह मंत्रालय वो जारी करता है ऐसे लोगों के लिए। तो ये कार्ड जो है इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये याद रखिएगा। इस कार्ड का प्रारंभ किया गया था 2005 से और ये कार्ड जो है वो पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, इन दोनों देशों को छोड़कर अन्य देशों के ऐसे लोगों को दिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को या तो भारत के नागरिक थे या कहीं ना कहीं भारत के राज्य में रहते थे। ऐसे लोगों को वंशानुगत आधार पर नागरिकता ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है यदि उनके दादा दादी माता पिता में से कोई एक इस समय भारत में रहे हों। ठीक है, और या तो इसका आधार ये हो सकता है कि ऐसे लोग जो 1947 में आजादी के बाद भारत के किसी क्षेत्र में रह रहे हों, तो विभिन्न आधारों को देखते हुए भारत बांग्लादेश के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को 2005 के इस ओसीआई कार्ड के तहत कहीं ना कहीं व्यवस्था प्रदान की जाती है। और इसके तहत आजीवन वीजा की व्यवस्था होती है। कोई भी व्यक्ति आजीवन भारत में दौरा कर सकता है अगर उसके पास ओसीआई कार्ड होता है। तो इसे भारत के गृह मंत्रालय के तहत देखा जाता है और 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत इसको लाया गया था 2005 में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है यूक्रेन का कखोवका बांध। दोस्तों
कखोवखा बांध हाल ही में नष्ट कर दिया गया है। रशिया की तरफ से लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं युद्ध है, और मैं तो कहता हूं ये 2 साल से नहीं 2014 से चल रहा है, जब रशिया ने क्रीमिया जो है इस पर अधिकार कर लिया था, तब से ही। ठीक है, तो यहां 6 जून 2023 को एक विस्फोट होता है बांध में, और उस बांध के विस्फोट के कारण बांध की जो दीवार होती है उस पर दरार पड़ जाती है और कहीं ना कहीं बांध नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यूक्रेन के क्षेत्र जो है और रशिया के क्षेत्र जो यहां पर कब्जे वाले हैं, इन पूरे क्षेत्रों में तबाही सी मच गई है, बाढ़ आ गई है, जिसके कारण न केवल यहां के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि यहां पर्यावरण की क्षति भी देखी जा रही है, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़े लेवल पर मृदा का अवर्धन, वनस्पतियों का नाश भी हुआ है। तो दोनों दिशा से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं घातक हुआ है, ये याद रखना है। शायद हो सकता है कि रशिया का ये मानना है इस बांध के टूटने के बाद यूक्रेन की तरफ से जो यहां से कार्यवाही की जा रही है रशिया के खिलाफ जवाब में, वो कार्यवाही की जगह पर इस सब चीजों पे ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं रशिया को फायदा हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो इससे किसको फायदा होगा ये पता नहीं, लेकिन नुकसान तो पर्यावरण को हुआ है। तो रशिया की ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके कारण बाढ़ का और मानवीय संकट का एक आधार देखने को मिल रहा है। कई लाख लोगों की जिंदगी संकट में फंस गई है, कई लोगों को विस्थापित करने की व्यवस्था देखी जा रही है। ठीक है, अगर ये ऑरेंज वाला भाग देखते हैं ना आप, ये वो भाग है जिस पर रशिया का दबदबा है। ठीक है, यहां पर ये बांध है, ये याद रखिएगा। कौन सा बांध है? कखोवखा बांध है। यहां पर देखिए इस बांध के टूटने से बहुत प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर आपको ज़पोरिज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है। ये ज़पोरिज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहाँ पर है, इस पर जल की आपूर्ति जो होती थी वो भी इसी बांध से होती थी, तो वो भी रुक जाएगी। कई लाख लोगों को जल की आपूर्ति होती थी इस बांध से, वो भी कहीं ना कहीं संकट में आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी व्यवस्था थी। ये डैम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सी नदी पर यह डैम है? तो आप लोग याद रखिएगा कि रीपर नदी पर यह बांध है, ये ध्यान रखने योग्य है। और रशिया लगातार इस क्षेत्र पर अपना क्या कर रहा है? दबदबा जमा रहा है। यहां याद रखना जो क्रीमिया शहर है, ये क्रीमिया जो एरिया है प्रायद्वीप क्रीमिया का, इसको 2014 में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो इस बांध से इस क्रीमिया वाले पूरे इलाके पर भी पानी का सप्लाई होता था, ये ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये बांध रहा जो टूट दिया गया है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1956 में जब यूएसएसआर हुआ करता था, उस समय एक बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर इस बांध को बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर थी और लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3.2 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई वाला बांध बनाया गया था। इसके तहत ये बोला गया था कि पीने का पानी भी बनेगा, इसके तहत जल विद्युत भी होगा, जल विद्युत प्लस इसके तहत यह भी बोला गया था कि नौकायन भी किया जा सकता, परिवहन, प्लस इसके तहत यह भी किया गया था कि सिंचाई का जो पानी है वो भी हो जाएगा। तो एक बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर 1956 में तत्काल जो यूएसएसआर की व्यवस्था थी उसके तहत किया गया था। लेकिन 1991 में अगर हम देखें, इसके बाद आप लोगों को यूएसएसआर का पतन देखने को मिलता है और यूएसएसआर से 15 देश अलग हुए, जिसमें सबसे बड़ा देश रशिया बना था। उसके बाद रशिया ने आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। क्लियर? रशिया इतना परेशान क्यों है? क्योंकि यही एक एरिया है जो रशिया को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के काम आता है। रशिया के अगर हम दक्षिण में चले जाएं तो चाइना और उधर का एरिया पड़ जाता है, उत्तर में जाते तो आर्कटिक का क्षेत्र लग जाता है, पूर्व में जाते तो बेरिंग जल संधि साइबेरिया का क्षेत्र आ जाता है। तो रशिया के लिए उधर के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं अवरोध हैं। तो रशिया अपना जो भी एक्टिविटीज करता है ना वो इस क्षेत्र से ही करता है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ के लिए वो इतना लंबे समय से जद्दोजहद कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वरना उसको इतना लफड़े में पड़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता होती। लेकिन चूंकि उसके पास रास्ता ही नहीं है, उसका पूरा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होता है, इसलिए उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो रशिया भले ही दुनिया का सबसे बड़ा देश हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा भाग जो बेकार है, जो काम में नहीं आता है ना, इसलिए रशिया परेशान भी रहता है बहुत ज्यादा। तो ये बांध जो है वो एक प्रकार से फूट गया, नष्ट हो गया, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर तबाही जो है वो देखने को मिल रही है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार का संकट बन रहा है। अगले टॉपिक पे जाए दोस्तों, तो NIRF रैंकिंग 2023, जो भारत में राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको रैंकिंग करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी रिपोर्ट आई है 2023 में।
2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इसने कहा है कि जो भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो उपलब्धियां उसके आधार पर उनको रैंक दी गई है। और भारत का जो प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास का, वो लगातार 5वें वर्ष इस रैंकिंग में टॉप पर आया है, याद रखिएगा। और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु, इसको सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के तौर पर चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रौद्योगिकी संस्थान के तौर पर मद्रास को और विश्वविद्यालय के तौर पर देखें भारतीय विज्ञान संस्थान में, तो बेंगलुरु के विद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। अगर हम NIRF की बात करें दोस्तों, तो ये व्यवस्था है जो 29 सितंबर 2015 को शुरू की गई थी और इसे कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय जो है इसके माध्यम से अनुमोदित किया गया है, जो विभिन्न मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय और संस्थानों आदि की रैंकिंग तैयार करता है, जो कहीं ना कहीं उनमें हो रहे सुधारों को दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक देने का भारत सरकार का पहला प्रयास भी था, जिसे हम इस तौर पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज के इस लेक्चर में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे और आपको बेहतर इसलिए भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे रिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वो भी करंट टू कोर, जिससे आप लोगों की समस्याएं बचती नहीं है। ठीक है, और अब तो हम लोगों ने एक और सीरीज चालू कर दी कि जो करंट अफेयर पे हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वैसे ही टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो हम उसको जरूर गौर फरमाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।